सरकारी स्कूलों में बच्चों के सिर पर छत नहीं, मौत लटक रही है। सुरक्षा पहले ही सवालों में थी, अब सवाल और गहरा गए हैं। नमस्कार, वक्त है प्राइम डिबेट का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हाल ही में हुए हादसों के बाद सरकार ने स्कूलों का सर्वे करवाया। जर्जर भवनों, कक्षाओं, शौचालय पर रिपोर्ट बनी जिसने विभाग के पसीने छुड़ा दिए। अगर सब ठीक करना है, शब्द सुने, ठीक, बेहतरीन नहीं, सिर्फ ठीक, तो 25,000 करोड़ का अनुमान है। बजट आएगा कहां से? यही पहले से मौजूद सवालों को और गहरा रहा है। आज इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बीजेपी की ओर से डॉक्टर चेतन राज पुरोहित हैं, कांग्रेस की ओर से राजकुमार शर्मा जुड़ रहे हैं, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र शर्मा, और अभिषेक जैन बिट्टू प्रदेश प्रवक्ता हैं संयुक्त अभिभावक संघ के। आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। वीरेंद्र जी, जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं एक बात तो जानता हूं कि नए भवनों के लिए तो बजट इशू होता है, लेकिन मरम्मत के लिए अलग से बजट के प्रावधान के बारे में मैं तो नहीं जानता। सर देखिए, मरम्मत के संबंध में हमारे जो ये समसा एक योजना चलती है माध्यमिक शिक्षा अभियान के मार्फत, उसमें वैसे जो सरकारी स्कूल्स में मरम्मत वगैरह के लिए प्रस्ताव मांगे जाते हैं और जहां जरूरत हो सरकार की ओर से बजट जारी भी होता है। लेकिन वो बजट आज की जो स्थिति है, जिस हिसाब से जो संख्या जीर्ण शीर्ण भवनों की पूरे राजस्थान में आई है, उसके हिसाब से वो बजट एक प्रकार से ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसलिए सरकार को इसके लिए पर्टिकुलर केवल स्कूल भवनों के लिए स्पेशल बजट जारी किया जाना चाहिए, ताकि जितने भी स्कूल्स में जो पुरानी भवन है, पुरानी कक्षा है, उनकी रिपेयर करवा के लिया जा सके। और इसमें सेंटर से कोई ग्रांट नहीं है, इससे सेंटर से कोई मदद नहीं मिलती है। जो करना है राज्य सरकार को अपने स्तर पर करना होता है। जी जी, इसमें वैसे केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग कर सकती है। ये राज्य, चूंकि अभी वर्तमान में जनता है कि डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान और केंद्र की एक ही पार्टी की सरकार है, तो राजस्थान सरकार चाहे तो अपने यहाँ झालावाड़ की जो दुखद घटना हुई है, इसके अलावा भी एक दो और दुखद घटनाएं हुई है जिनमें हमारे कई नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी जान गंवाई है इन क्षतिग्रस्त भवनों की वजह से। तो इनका हवाला देते हुए हमारे राजस्थान की सरकार ये बात केंद्र तक पहुंचाकर राजस्थान के स्कूलों की स्थिति है उसमें बजट ला करके काफी सुधार कर सकती। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं कि जो भी बजट होता है वो किश्तों में आता है, और इस वक्त जरूरत है एक मुश्त की। मतलब आपको जी एक मुश्त ही करना होगा, इसके अलावा मुझे कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता, क्योंकि जिन बच्चों के सर के ऊपर छत होनी चाहिए वहां तो मौत दिखती है। बहुत सी तस्वीरें ऐसी। जी जी जी, तो इसके लिए एक मुश्त बजट के लिए तो देखो, सरकार चाहे तो सरकार के पास कई प्रकार के सोर्सेज हैं, कई प्रकार का, जैसे पेट्रोल में एजुकेशन सेस लगता है, इस तरह से सेस लगा के कहीं न कहीं रास्ता तलाश सकती है। तो भी और यहीं से मेरा सवाल गहरा जाता है कि अगर कुछ भी कर लिया तो 25,000 करोड़ कैसे आएंगे? मैक्सिमम आप बजट में 1,000-2,000 करोड़, उससे ज्यादा क्या ही घोषणा कर पाएंगे? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना चेतन भाई? 25,000 करोड़ कैसे आएंगे? मतलब इस लिहाज से हम चले जिस लिहाज से पिछले 10-12 सालों में चल रहे हैं, तो 60 साल लग जाने। उस 60 साल में तो ये बच्चे बड़े होकर नौकरी पे लगेंगे, उनके बच्चे स्कूलों में आ जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे और उनके बच्चे आ जाएंगे 60 सालों में। स्वप्निल जी, ये जो खर्चा आया 25,000 करोड़ का जो सर्वे के अंदर, ये कोई 1.5 साल की घटना का नहीं है। ये पिछले 5 साल और 1.5 साल, 6.5 साल की घटना का है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, मैं भी यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। सबसे पहले विभागों से प्रायोरिटी मांगी जाती है। जैसे इसके अंदर है, इसके अंदर ये मांगा गया है कि भाई आपके यहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट में, सर्वे टीम गई है, वहाँ उन्होंने देखा है। अब उसके अंदर प्रायोरिटी तय होगी। प्रायोरिटी तय होने के बाद में जो 1900 करोड़ के करीब जो पैसा अभी वर्तमान में दिया है, वो वहाँ पे खर्च होगा जो फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर आएंगे। नहीं, पर प्रायोरिटी के नंबर्स तो है। दो सेकंड चेतन भाई, प्रायोरिटीज तो ऑलरेडी दी हैं। 5,567 स्कूल भवन संपूर्ण जर्जर हैं, 1,579 भवन जर्जर घोषित हुए हैं। आप समझ रहे हैं, और इन्हीं को सुधारने में 8,000 करोड़ से ज्यादा में तो सिर्फ भवन सुधरेंगे। अभी तो मैं शौचालय पे गया ही नहीं। मैं इसी बात पे आगे आ रहा हूँ। अभी जो प्रस्ताव आए, इन प्रस्तावों का अध्ययन करके, स्टेज तय करके, प्रायोरिटी तय करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
केंद्र कहाँ पैसा देता है मरम्मत के लिए? बिल्कुल, केंद्र नए भवनों के लिए देता है। मैं आता हूँ आज ही माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने 3,200 करोड़ की प्रथम किस्त जारी की है, आज ही की है। किस चीज के लिए? सर्वांगीण शिक्षा विकास के लिए। मतलब नए भवन पे भी जाएगा, मैं बता वो पुराने भवनों पे भी जाएगा, सिलेबस पे भी जाएगा, यूनिफॉर्म पे भी जाएगा। हमारे यूनिवर्सिटियों के अंदर जब ICR हो चाहे UGC हो चाहे कोई भी पैसा देती है, भवनों का देती है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अदर OPI, नॉन रेकरिंग, मेंटेनेंस सब हेड उसके अंदर होते हैं। टोटल बजट नीचे बताया जाता है कितना पैसा हमने आपको दिया। अब आता हूँ, वो जो पैसा हमें मिलता है उसके बाद में उस पैसे को कहाँ खर्च करना विश्वविद्यालय भी अपने लेवल पर तय करता है। ऐसे कैसे शिक्षा विभाग की घोषणा की है 3200 करोड़। ऐसा तो नहीं है कि 3200 आप एक साथ सिर्फ मरम्मत में दे रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं इसका 500 करोड़ भी निकालूं, चलो 3200 करोड़ भी मान लूं, तो 25,000 का के आसपास आधा क्या, एक चौथाई भी नहीं है। अरे स्वप्निल जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्रस्ताव मांगे जाते हैं, और जब प्रस्ताव मांगे जाते हैं तो हर किसी का ये सिस्टम। तो फिर सर्वे क्यों कराया? अगर प्रस्ताव ही मांगना है तो फिर सर्वे क्यों कराया? मैं बता रहा हूँ ना, उसमें हर एक का ये सिस्टम रहता है कि अभी एक साथ करवा लो, अभी पूछ रहे हैं, बाद में मौका नहीं मिलेगा। ऐसी टेंडेंसी आपने भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, सभी विभागों में देखते हैं। लेकिन मैं एक बात मानता हूं, इस सरकार ने जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया है और जिस प्रकार से जो पिछले वर्षों से जो काम नहीं हो रहा था उसको हाथ में लेने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। पैसा कहां से लाएंगे? पैसा बता रहा हूं ना, सारा पैसा सेंटर से तो नहीं आ सकता। पैसा सारा नहीं आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आंशिक आ गया तो आ गया, वो भी यहाँ वहां इस्तेमाल कर लिया तो कर लिया। राज्य सरकार कहां से पैसा देगी मरम्मत के लिए? डबल इंजन सरकार है ये। पैसे की कमी ना तो पहले थी ना आज है। तो दे दीजिए 25,000 मांग लीजिए सेंटर से और मैं बता रहा हूँ ना, बजट आता है शिक्षा विभाग का, उसमें बढ़ोतरी होकर आएगा, उसके बाद नहीं, एक लास्ट बात, हाँ। उसमें प्रायोरिटी भी चेंज होगी। जैसे अभी ये किसी 800 करोड़ रुपए किसी मारा है, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि वर्तमान में इसकी जगह ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो केंद्र सरकार को कहेगी इस हेड में हमें ज्यादा पैसा दीजिए, और देती है। हम लोग लेते हैं ना विश्वविद्यालय में। पर मैंने अभी जैसा कहा ना कि अभी किश्तों की बात कर ही नहीं सकते हम जिस मुहाने पर खड़े हैं वहां किश्तों की बात नहीं हो सकती। अभिषेक जैन बिट्टू अभिभावक संघ के प्रवक्ता हैं। एक पेरेंट का डर किश्त नहीं देखता ना बिट्टू। बिल्कुल सर, पेरेंट्स का डर किस्त क्यों देखेगा? पहली बात तो अगर वो बच्चों को अगर किसी स्कूल के भवन के अंदर पढ़ा रहा है तो वो तो ये देखेगा कि उसको कैसी शिक्षा मिल रही है, कैसी नहीं मिल रही है। मरने की शिक्षा तो वो देगा नहीं और ना दिलवाएगा। वो तो ना तो खुद के बारे बच्चे के बारे में सोच सकता, ना दूसरे के बच्चे के बारे में सोच सकता। लेकिन जो अभी चेतन जी जो बात कह रहे थे कि भाई शिक्षा के अंदर बजट का एक प्रावधान होता है, वो प्रावधान करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ, अभी राजस्थान सरकार ने जो अभी बजट पेश किया था उसमें 6% का बजट पेश किया शिक्षा के ऊपर दिया था। 6% में से मात्र 2% के, पिछली बार भी यही था, इस बार भी यही बजट 6% का था। पिछली बार मात्र 2%, 2.5% बजट को पूरा खर्च किया शिक्षा विभाग ने, वो भी केवल शिक्षकों की सैलरी के ऊपर खर्च किया, ना कि भवनों के ऊपर किया, ना किसी और चीज के ऊपर किया। अगर ये पूरा का पूरा 6% अगर खर्च करे तो जाके तो कुछ सुधार दिखे। अब जिस प्रकार से ये स्कूल, मैं दूसरी बात यहाँ पर एक बात समझनी होगी बिट्टू, ये 6% जो होता है उसमें सारी चीजें होती हैं, नए स्कूल का खुलना, सिलेबस का छपना, टीचर्स की सैलरी, सारी चीजें आती हैं। सर मैं तो नए स्कूलों की बात कर ही नहीं रहा, और नए स्कूल बनाने की आवश्यकता है कहाँ? पहले जब तक आप पुराने ही नहीं सुधार पा रहे हो तो नए की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं अपन? कल्पना कैसे कर सकते हैं नई की? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आप राजस्थान में एक घटना और बताता हूँ, जैसे कि RT का मामला चल रहा है, RT के अंदर जिस प्रकार से पैसे लुटाए जा रहे हैं और अब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो पैसा भी तो बचाया जा सकता है RT को खत्म करके। अगर कम से कम 5 साल के अंदर लगभग 1,000 करोड़ रुपए RT को खत्म करने की बिल्कुल, मैं क्योंकि सर आज भी 4 महीने से बच्चे भटक रहे हैं, स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। तो अगर ये जो जब सरकार अगर बच्चों को दाखिला देने के बाद अगर स्कूलों में दाखिला नहीं दिला सकती तो वो योजना बंद कर देनी चाहिए। क्यों अभिभावकों को 4 महीने से ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहे हैं? तो वो पैसा भी तो बचेगा। 1,000 करोड़ रुपए सरकारी स्कूलों में लगाओ, उन बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दिलाओ। ना ये सुझाव चेतन जी आपने हाथ उठाया, शॉर्ट में बोलिए, फिर मैं राजकुमार शर्मा के पास जाऊंगा। एक ही लाइन में बोलूंगा। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, बाकी मैं कुछ नहीं कहा, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। नहीं सर वो राइट है, लेकिन नहीं 6% का खर्चा टोटल 2.5% ही हो पाया। मैं उस लाइन में जाना नहीं चाहता था क्योंकि आज भवनों पर डिबेट है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताएं। 142 विद्यालयों में ऑनलाइन लैब स्थापित की है, 4,000 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए, मिड डे मील के जो अपने खाना जो बनाते हैं उनका जो वेतन था उसको बढ़ा, कस्तूरबा गांधी विद्यालय। एक मिनट, नहीं मैं आना नहीं चाहता था ना, मैं इसमें नहीं आना, मैं भी तो वही चीज बता रहा हूं। प्लीज 2 मिनट चेतन भाई, आप भी रुक जाए। भवन पे रहना चाहता हूं। देखिए मैं ये सिर्फ भवन क्यों, मैं अभी तो शौचालय पर भी आऊंगा। 2 मिनट रुकिए ना आप। राजकुमार शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। इतना तो साफ है कि ये सारे भवन
एक दिन रातों रात उठकर खुद तो खंडहर नहीं बने, है ना। जिस दिन भजनलाल शर्मा ने शपथ ली, इनके खंडहर होने की शुरुआत तो काफी पहले से चालू हो गई होगी, 10-12 साल पीछे से। गलत तो नहीं हूं ना राजकुमार भाई मैं? बिल्कुल स्वप्निल जी, कोई बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग को जर्जर समय लगता है। नहीं, कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है। अब आप कह रहे हैं कि 63,000 स्कूलों की जो सर्वे कराए गए हैं, 25,000 करोड़ रुपए उनकी मेंटेनेंस में लगेगा, जब जाके वो भजन मेंटेनेंस में नहीं, मरम्मत में। मरम्मत में मेंटेनेंस तो उसके बाद होगा। स्वप्निल जी, आप इस देश में एक नारा चल रहा है, आप देख रहे होंगे लगातार, मोदी है तो मुमकिन है। जब 56 इंच सीने के हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है, अपने आप को कहती है, और डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो 26-25 हजार करोड़ होता क्या है हमारे पर अलग से कोई प्रावधान सेंटर निकालेगा तो आप हिमाचल से चिल्लाने लगेंगे, कर्नाटक से चिल्लाने लगेंगे राजकुमार भाई। नहीं, 2 मिनट। अगर सेंटर अलग से सिर्फ राजस्थान को दे देगा तो जो कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है और हिमाचल में सरकार है, वो भी तो चिल्लाएगी फिर हमने क्या बुरा किया। इसीलिए तो ये प्रावधान ही नहीं है ना, ये मरम्मत का काम स्टेट को देखना है। ये क्लियर कट बाइफिकेशन है। अब स्टेट देखे कैसे, जब 12 सालों से देख ही नहीं रहा था, 20 सालों से देख ही नहीं रहा था, तब मेंटेनेंस होना था, वो तो हमने किया नहीं। आज हम मरम्मत की स्थिति में आ गए। ये आईफा जैसे आंदोलन में 100 करोड़ रुपए की मौज मस्ती कर सकते हैं, मेरे हाथ में कटिंग है, तो क्या 25,000 करोड़ बच्चों के लिए ला सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं स्वप्निल जी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान के किसी भी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 25-50,000 करोड़ ला सकते हैं। हिंदुस्तान से बहुत बड़े बड़े मुझे तो बहुत खुशी है कि आपको सेंटर पर और स्टेट गवर्नमेंट पे इतना भरोसा है। यही भरोसा आप मानसून सत्र में दिखाना, या जो मुद्दा आज मैंने उठाया है वो मानसून सत्र में उठाना। एक ही एक स्वप्निल जी, एक ही एक तरह के व्यापारियों को एक ही एक तरफ देश को व्यापार झोंका है। अभी तो बड़े बड़े उद्योगपति हैं हिंदुस्तान में। आप निश्चित रहे, कांग्रेस पार्टी आने वाले सत्र में मांग करेगी और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से और राजस्थान के मुख्यमंत्री से अपील करेगी कि जिन भामाशाहों को आपने हिंदुस्तान का सारा व्यापार दे दिया है, क्या 25-50 हजार करोड़ रुपए होते लाइए और स्कूलों को चमाचम करिए। राजस्थान का कोई भी नौजवान सर, लेकिन राजकुमार भाई, जितना मैं कांग्रेस को पिछले कुछ समय से देख रहा हूं, जब मानसून सत्र शुरू होगा और इस इशू को आपकी जरूरत होगी तो आप क्या कर रहे होंगे पता है? आप या तो वो नई संहिता पर चिल्ला रहे होंगे या आप SIR पे चिल्ला रहे होंगे। आप इन आंकड़ों के साथ जाकर प्रश्नकाल में सवाल पूछकर जवाब नहीं लेंगे। आप इसका मोशन लाकर चर्चा नहीं कराएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जबकि होना क्या चाहिए, अगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता या कोई प्रवक्ता इतना लापरवाह होता तो आईफा के 100 करोड़ की कटिंग अपने हाथ में नहीं रखता। ये 100 करोड़ रुपए बहुत मस्ती में उड़ाए सरकार ने। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी से मैं निवेदन करूंगा, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह के कोई आयोजन आप अपने रहते हुए कभी राजस्थान में आने मत देना। नहीं राजकुमार भाई, अगर ऐसी बात करनी है ना तो फिर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मान लीजिए अगर कल को कभी कांग्रेस सरकार आई तो फिर आप इस तरह के आयोजन कभी राजस्थान में होने मत देना। बिल्कुल होने मत देना, होने ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस के दौरा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बजरी माफिया बहुत मोटा माल कमा रही है। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं एक बार फिर वीरेंद्र जी के पास यहां पर जाऊंगा। वीरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यह है, इमीडिएट अटेंशन ये टीचर से बेहतर कौन समझ सकता है जब वो बच्चे को बताता है कि भाई इस तरफ तो इमीडिएट अटेंशन दे दो, नहीं तो परीक्षा में ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इमीडिएट अटेंशन वाली परिस्थितियां क्या हैं? आपसे लोग, अच्छा बच्चे डर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं टीचर भी डरे हुए हैं। अगर छत गिरेगी तो वो ये देख के थोड़ा ना गिरेगी कि उस कोने में बच्चे बैठे उन पर गिरे, वो गिरेगी तो वो तो टीचर के साइड भी गिर सकती है। जी, देखिए, कोई भी शिक्षक नहीं चाहता है कि उसकी स्कूल में किसी प्रकार का किसी भी बच्चे का कोई छोटा सा भी नुकसान हो, चाहे उसका आर्थिक नुकसान हो, चाहे शारीरिक नुकसान हो, किसी भी प्रकार का। शिक्षक बच्चों के पीछे हैं और हमारे जो शिक्षक साथी पूरे राजस्थान के काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यही शिक्षक यही प्रिंसिपल पत्रावलियां आगे बढ़ाते हैं, वो वहां जाकर धरने पर भी बैठ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तबादला पाने के लिए जयपुर में आकर बैठ जाया करते थे तबादला सीजन में,
वो जिलाधिकारी वो एजुकेशन ऑफिसर्स के पास जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन वो ये कर नहीं रहे। दूसरा, मैं आपसे जानना चाहता हूं स्कूलों में शौचालय की सही स्थिति क्या है, थोड़ा सा एक बार आप खुलकर बताएं। मैं दिखा देता हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। मैं इस पे मैं कहना चाहूंगा सर, मैं राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का मेरे पास दायित्व है। हमारे संगठन का जो मांग पत्र है उसमें पहली मांग ये है कि प्रतिवर्ष स्कूल 1 जुलाई को खुलता है, तो स्कूल के खुलने से पहले राजस्थान सरकार टेक्निकल एक्सपर्ट और पीडब्ल्यूडी के जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनके माध्यम से हर स्कूल भवन की अच्छे से जांच कराए और 1 जुलाई से पहले संबंधित प्रिंसिपल को इस बात का भवन सुरक्षित है इसका एक प्रमाण पत्र पीडब्ल्यूडी जारी करती है। 1 जुलाई से पहले प्रतिवर्ष वो सर्टिफिकेट हमारे स्कूल प्रिंसिपल को मिल जाना चाहिए। हमारा जो डिमांड चार्ट है उसमें पहली मांग हमने ये बच्चों के लिए मांग रखी है। इसको हमारे डिमांड चार्ट को लेकर के हम 3 सितंबर को विधानसभा पे एक बहुत बड़ी रैली भी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान भर के टीचर्स इकट्ठे होंगे। तो हमें बच्चों की बहुत परवाह है, हमारी मांगे हम उसके बाद में लेते हैं। मैं उस रैली में खुद आऊंगा या अपने सहयोगी को भेजूंगा उस रैली को कवर करवाने के लिए। अभिषेक जैन बिट्टू शौचालय की परिस्थितियां दिखाना चाहते हैं। अभिषेक, क्या है शौचालय की परिस्थितियां? और मैं ये शहर के बीच के स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, यही सड़कें जब कट के गलियां बनती हैं और गलियां गाँव में पहुंचती हैं और वहां जो सरकारी स्कूल है उन परिस्थितियों को समझने के लिए बोल रहा हूँ। मैं शहर को नजरअंदाज नहीं करूंगा क्योंकि ये शहर है और खास करके राजधानी है जयपुर की। ठीक है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र है जोटवाड़ा। जोटवाड़ा के अंदर पंका चौराहा है। पंका चौराहे पे एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। आप अभी भी अगर भेजना चाहे तो अपने कैमरामैन को वहाँ पे भेजकर देख सकते हैं स्कूल के शौचालय की स्थिति। महिला शौचालय बना हुआ है लेकिन उसके ऊपर छत नहीं है, गेट नहीं है। अच्छा। ठीक इसी प्रकार का मामला जगतपुरा का, शौचालय लेकिन गेट ही नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है उसमें। पर इस्तेमाल करने लायक है कि नहीं? इस्तेमाल करने सर, जब गेट ही नहीं है महिला शौचालय के अंदर, उसके अंदर हाथ धोने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है तो वो कौन सा इस्तेमाल करने लायक होगा बताना। ठीक है। ठीक इसी प्रकार जालाना डोंगरी के अंदर स्कूल है, सरकारी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, उसकी भी स्थिति यही दयनीय बनी हुई है। वहां पे तो यह स्थिति देखी गई है कि स्कूलों के अंदर बच्चों से भी काम करवाया जा रहा है वहां पे। खुद आंखों देखा, लाइव बता रहा हूँ मैं ये तो। ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि जब शहरों के अंदर ये स्थिति है तो ग्रामीणों की तो स्थिति तो बद से बदतर होनी है। ठीक है। मैं लास्ट में चेतन भाई आपके पास आऊंगा। एक बार राजकुमार शर्मा जी मैं आपके पास भी आना चाहता हूं। आप कागज दिखाइए, आपको अधिकार है, और जहां पर कागज नहीं दिखाने वहां कागज फाड़ कर किसी पर उछाल दीजिए, उसका भी आपको अधिकार है, वो अच्छा लगे या न लगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप इन आंकड़ों के साथ क्या मानसून सत्र में जाने वाले हैं या नहीं? आप इस पर प्रश्न लगाएंगे या नहीं? आप इस पर चर्चा मांगेंगे या नहीं? क्योंकि इस पर चर्चा की जरूरत है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। आप विधानसभा के जरिए सार्वजनिक करवा सकते हैं। क्या आप ये करवाएंगे? क्या आप ये टास्क उठा सकते हैं? क्या आप में इतनी हिम्मत है? स्वप्निल जी, ये कागज नहीं है, राजस्थान के स्कूलों की दुर्दशा है। बच्चे और अभिभावक चीख चीख के बोल रहे हैं शिक्षा विभाग को, आदरणीय मदन दिलावर जी को, आदरणीय बजलाल जी को, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे हैं शिक्षा और चिकित्सा, जिस पोजीशन पे अशोक गहलोत साहब ने पूर्व से सरकार ने छोड़ा था उसकी 18-19 महीने आपने क्या दशा कर दी है। बिल्डिंग पुरानी हो सकती है, उसकी मेंटेनेंस क्या 18-19 महीने में आपने कराई नहीं? 18-19 फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सिर्फ 18-19 महीने में कुछ जर्जर खंडर नहीं होता, ये समय के साथ होता है। वक्त पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। राजकुमार जी, आपके समय में भी कौन सी स्कूलों की दुर्दशा सही हो गई थी? आप लोगों ने तो खाली नाम परिवर्तन किए थे। 2 साल से बढ़ी है, इस साल बारिश दूसरी बार आई है। अगर 18-19 महीने पहले ध्यान दे लिया जाता, उसके पहले 5 साल ध्यान देने की जरूरत नहीं थी आपके हिसाब से। जो भी मेंटेनेंस हो जाती उस वक्त भी मेंटेनेंस होती थी, और अगर स्वप्निल जी उस वक्त भी कोई कमी थी तो वो सुधारी नहीं गई थी, क्योंकि तब तो शिक्षा मंत्री बदल रहे थे। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कांग्रेस के बीजेपी के नहीं है, हमारे राजस्थान। तो भेजिए ना अपने बच्चों को, 2 दिन में स्कूल सुधर जाएगा। मैं तो आप लोगों को चैलेंज देता हूं, भेजिए अपने बच्चों को, 2 दिन में स्कूल सुधर जाएगा। पर आप लोग नहीं भेजेंगे क्योंकि आप भी उसकी असलियत जानते हैं और उसको सुधारने के लिए किसी सरकार ने कुछ खास कर दिया हो ये मैंने देखा नहीं। चेतन भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। हर घर में शौचालय का आप लोग कितना कितना जश्न मनाते हैं। 65,154 ही शौचालय सुरक्षित हैं प्रदेश में। 1,71,009 शौचालय पूर्णतया जर्जर है।
आप समझ रहे हैं स्थिति की गंभीरता। बच्चे ही नहीं, बच्चियां भी पढ़ने जाती हैं। स्वप्न जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हर घर शौचालय अभियान शुरू किया तो यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने मजाक उठाया। ठीक है ना, आज लेकिन हर स्कूल उन्होंने को भी तो शौचालय चाहिए। एक मिनट, उन्होंने करके दिखाया गांव-गांव में। अभी हमारे मित्र बता रहे थे, अगर 100 जगह में से कहीं एक जगह ऐसी प्रॉब्लम है और सूचना प्रधानाध्यापक जी ने नहीं भेजी है, और आपने देखा उस झालावाड़ की घटना होने के तुरंत बाद सरकार ने कमेटी बनाई थी, उसके अंदर आप अभी भी एंगल गलत पकड़ रहे हैं। आप कान ऐसे क्यों पकड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इस कान को पकड़ने की जरूरत है। मेरे गांव में 3 स्कूल है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैं एक बात बताऊं, फर्स्ट प्रायोरिटी में एमएलए एमपी को क्या कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि एमएलए एमपी कोटे का जो फंड है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पर उस फंड से कुछ भी हुआ होता तो ये रिपोर्ट बदल जाती सर। नहीं, अगर उस फंड से कुछ भी हुआ होता तो ये रिपोर्ट बदल जाती। मैं आ रहा हूं ना मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता को आप देखिए स्वप्निल जी। एमएलए उनको कहा फर्स्ट प्रायोरिटी। सारी संवेदनशीलता मुख्यमंत्री दिखाएंगे, मदन दिलावर क्या कर रहे हैं? नहीं 2 मिनट, सारी संवेदनशीलता मुख्यमंत्री दिखाएंगे, मदन दिलावर क्या कर रहे हैं? मदन दिलावर जी तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी जो पैसा केंद्र सर्वे करवा रहे हैं। नहीं, सर्वे क्यों नहीं कराएंगे? सर्वे क्यों वहां नहीं पर तो कराएंगे? ठेकेदारों का पहुंच जाना शुरू हो जाना चाहिए था। स्वप्निल जी, सर्वे अगर नहीं कराएंगे तो एस्टीमेट कैसे बनेगा? एस्टीमेट आ गया 25,000 करोड़। एस्टीमेट बनेगा तो समझ में नहीं आ रहा कहां से लाएंगे आप? मैंने पहले भी कहा था केंद्र सरकार से पैसा मांगने का आधार क्या आपके पास? आपको आधार तो तैयार आधार है ये रिपोर्ट आ गई ना, तो आप 25,000 दे देगी क्या केंद्र? नहीं, इस रिपोर्ट का अध्ययन होगा, अध्ययन होने के बाद में टाइम जा रहा है। नहीं, कैसे जा रहा टाइम? पहली चंदन प्रायोरिटी भाई, में टाइम कैसे नहीं जा रहा? नहीं, झालावाड़ की घटना के बाद में हाँ। जिस प्रकार से इस प्रदेश के संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत टीम गठन करके और जिस प्रकार से स्कूलों से रिपोर्ट ली थी और उनको कहा था तुरंत हमें भेजिए। नहीं पर गजब बात है ना, मदन दिलावर को मदन दिलावर को स्कूल में हिजाब पहनी बच्ची दिख रही थी, लेकिन उस बच्ची के पीछे खड़ी दीवार जर्जर है वो नजर नहीं आ रही। ये मदन दिलावर जो अभी प्रदेश की शिक्षा को समझने के लिए एक खास दिन, जिस दिन हम महाराणा प्रताप के शौर्य को सेलिब्रेट करेंगे, एक मंथन करवा रहे हैं जिसमें आई हुई बातों से वो ये देखेंगे कि हम शिक्षा में कैसे आमूलचूल बदलाव और परिवर्तन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने जो काम वर्तमान में 1.5 साल के अंदर स्कूल एजुकेशन में किया है, ये अपने आप में मिसाल कायम की है, मिसाल कायम की है इस राजस्थान के इतिहास में। ठीक है चेतन चाहे आप छात्रवृत्ति की बात करिए, चाहे स्मार्ट क्लास की बात करिए, अभिषेक जैन बिट्टू, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। अभिषेक जैन बिट्टू 10 सेकंड दे रहा हूं, अपनी जो भी आप बात रखना चाह रहे हो रखो, फिर मैं ये डिबेट खत्म। अभी जो आपने बात कही कि मदन दिलावर जी महाराणा प्रताप जी के जो शौर्य का दिवस है, उस दिवस के ऊपर एक मैं तो ये कहूंगा कि वो चिंतन शिविर नहीं है, वो केवल मनोरंजन शिविर है। क्योंकि इसके अंदर जिस प्रकार से उन्होंने कल जो मैंने आपके चैनल के ऊपर ही उनकी डिबेट सुनी थी, मतलब उनका भाषण सुना था, उस भाषण के अंदर उन्होंने ये कहा था कि धरातल पर काम करने वाले जो स्कूलों के ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को इसमें आमंत्रित किया जाएगा और बाकायदा उनसे इसमें सुझाव मांगे जाएंगे। मैं कह रहा हूँ धरातल पर काम करने वाले लोग कौन है, उनको किस विषय पर, किस आधार पर चुना गया। ठीक, अब रिपोर्ट आ गई है और इस पर इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। हम तो नजर बनाकर रखेंगे भी, लेकिन तमाम पेरेंट्स और टीचर्स को भी नजर बनाकर रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।